सेशन है ये डीपीए के केस लॉस के ऊपर है और आज हम जो केस लॉस कवर करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है इन एंड अराउंड है और वो कांसेप्ट है बच्चे नोटिस का। देखो नोटिस की रिक्वायरमेंट डीपीए के अंदर बहुत एसेंशियल है, खासकर जब उस नोटिस की रिक्वायरमेंट को किसी बोनाफाइड परचेजर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। कहने का मतलब है कभी भी कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो किसी ट्रांसफर प्रॉपर्टी का पार्ट बन रहा है, उस ट्रांजैक्शन का पार्ट बन रहा है, उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारी ये है कि उसको पहले तो जो भी जरूरी जानकारी है उस प्रॉपर्टी के रिलेशन में उसको एकत्रित करना चाहिए, उसका उसे नोटिस होना चाहिए। सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी एसेंशियल क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज है जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए था और भले ही उसने रियलिटी पता ना किया हो, तो कल को अगर कुछ गड़बड़ हुई तो जिम्मेदारी उसी की होगी डिस्पाइट द फैक्ट कि वो एक बोनाफाइड परचेजर है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है डीपीए का। और देखो बच्चा सभी को पता है कि हर सेकंड पर हर मिनट पर कितने सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं रिलेशन टू प्रॉपर्टी, राइट? और कितने सारे डिस्प्यूट्स अराइज होंगे ऑब्वियसली। तो इन सारी सिचुएशंस में ये जो रूल है इस रूल को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस का रूल। एक तो होता है नोटिस एज इट इज एज अ फैक्ट जो है उसमें कोई भी परेशानी नहीं है कि कोई बात किसी को पता है तो पता है, अब वो साबित कर सकता है कि उसे पता है या नहीं पता। तो मेन कंपोनेंट मेजर चंक होने वाला है हमारे डिस्कशन का, होने वाला है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्योंकि यहां पे व्हाट हैज हैपेंड इन द फैक्ट इट डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज व्हाट शुड हैव हैपेंड, मतलब क्या प्रिजम्पशन लॉ राइज करें। इसमें हम कुछ सेक्शन 3 का खेल है और सेक्शन 100 की भी इन्वॉल्वमेंट है, सारी बातों को समझने के साथ एनालाइज करेंगे। तो ये बच्चे हमारा एजेंडा है और मैंने बड़ा सिंपल रखा है, कल के सेशन के आज बड़ा सिंपल रखा है। स्टिकिंग टू द कांसेप्ट, पूरे उस सर्कमस्टेंस को समझना है, इसके सिनेरियो को एनालाइज करेंगे और आखिरी में नतीजे पे पहुंचेंगे कि किस तरीके से क्या अप्रोच के साथ कोर्ट किसी फैसले पे पहुंचा है। हमारा एम बच्चे, हमारा एम बहुत ही सिंपल है इसके सीरीज के अंदर। कि हमारा जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि भाई हम किसी पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स को जान लें, उसी कहानी को जान लें और नतीजे को जान लें, उसको जाके लिखना है। यहाँ पे हमारा उद्देश्य सीखना है कि हम किसी भी केस को कैसे एनालाइज करते हैं और उसको एग्जामिनेशन में कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। तो वही हमको सीखना है। दैट इज द रीजन वी आर गोइंग टू डिवोट सफिशिएंट नंबर ऑफ मिनट्स किसी भी केस के ऊपर उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से। आज इस पूरे 1 घंटे के सेशन के लिए आई हैव 3 केसेस, 3 केसेस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दे आर इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। जो सबसे पहला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, then सेकंड, then थर्ड। प्रिंसिपल तीनों में सेम है और फैक्चुअल कॉन्टेक्स्ट तीनों का अलग है। तो ये बात आपको सीखने को मिलेगी कि भाई अलग-अलग फैक्चुअल सिनेरियोस में कई बार सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है, पर फैक्ट्स को देख के लगता नहीं है कि सेम प्रिंसिपल अप्लाई होने पर द बेस्ट एंडिंग बैक ऑफ इट वही प्रिंसिपल आपको पता है। ये भी चीजें हमको समझनी है, हमको सीखनी है कि कई बार हम अपनी जब उसको पढ़ते हैं हम बिल्कुल रियलाइज उस सिनेरियो को, उस सर्कमस्टेंस को और कनेक्ट करना पड़ा जरूरी है। जब तक उसको कनेक्ट करोगे तब तक एक्सप्रेस कैसे करोगे, कोई चीज आपको आती नहीं, आपको पता ही नहीं, आपने समझी नहीं, उसको आप समझाओगे कैसे बात नहीं समझ। तो दैट इज व्हाट वी वांट आज की क्लास में। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट केस जिसमें आपको बताया कि तीनों केसेस आर गोइंग टू बी अबाउट नोटिस। ठीक है, नोटिस की जरूरत और नोटिस का प्रभाव, यही दो बातों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे डीपीए के कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला केस कल को नोटिस का क्वेश्चन आए और जाएगा। ठीक है, आएगा। अब आप ये समझ लो कि जो भी कुछ कवर हो रहा है क्लासेस के अंदर वो बच्चे एग्जाम में आएगा। कुछ भी यहां पर ऐसा मत सोचना कि हमें को फर्दर फिगर आउट करने की जरूरत है। नहीं नहीं, जैसे ये एक ऐसा टॉपिक है कि 100% आना ही आना है, नोटिस का क्वेश्चन उठना ही उठना है प्रॉपर्टी एग्जाम। ठीक है, तो केस का नाम है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एएमसी वर्सेस हाजी अब्दुल गफूर हाजी। ये बच्चे अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, ऑब्वियसली बड़ी अथॉरिटी है और सारा पुराना तो है बट इतना भी पुराना नहीं है, 1971 का केस है। पहले बच्चे फैक्ट्स पे ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि फैक्ट्स के थ्रू ही आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में ये नोटिस है ये वर्क कैसे करता है प्रैक्टिकली। तो पहले फैक्ट को समझो, फैक्ट है प्रिंसिपल फैक्ट। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जिसके बारे में जो डिस्प्यूट राइज होगा वो ओरिजिनली एक हाजी नाम के बंदे को, ठीक है, हाजी नूर मोहम्मद हाजी नाम के बंदे को बिलोंग करती थी, वो उसके मालिक थे। अब ये तो हाजी साहब है जो प्रॉपर्टी मालिक हुआ करते थे किसी समय पर, उनके सामने कुछ फाइनेंशियल दिक्कत आ गई, पैसे को लेकर उनके सामने परेशानी आ गई और वो उनका दिवालिया निकल गया, मतलब उनके खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स तक हो गई और ऐसी कुछ सिचुएशन हो गई। और आप सभी को पता है थोड़ा बहुत इंसॉल्वेंसी कानून को आपकी बात जानकारी होनी चाहिए। इंसॉल्वेंसी कानून के अंदर क्या होता है, जब आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करके जाता है तो व्हाटएवर प्रॉपर्टी यू हैव उस पे क्या होता है, उस पे कब्जा कर लिया जाता है। क्योंकि उस प्रॉपर्टी को क्या करना होता है, डिस्पोज करना होता है आपके उधार को छुपाने के लिए। तो यहाँ पे कैसा हुआ कि हाजी के खिलाफ जब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हो गई तो ये प्रॉपर्टी है जो डिपेंडेंट है हमारे साथ, उसके वो मालिक थे, तो ऑब्वियसली उस पे कब्जा कर लिया और कब्जा करने के लिए जो ऑफिशियल्स होते हैं जो प्रॉपर्टी को संभालते हैं दे आर कॉल्ड रिसीवर्स ऑफ द प्रॉपर्टी, तो वो उनके कंट्रोल में आ गई प्रॉपर्टी। और आगे चल के क्या हुआ कि उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन किया गया, उसको सेल किया गया, सेल करके पैसा आता है उसको उन लोगों को दिया जाता है जिन लोगों ने उधार दिए होते हैं। ठीक है, उसकी लायबिलिटी खत्म कर ली बंदे की। तो हाजी साहब की प्रॉपर्टी के साथ यही किया गया, उस प्रॉपर्टी को कोर्ट ने ऑक्शन कर दिया और कोर्ट के सेल के थ्रू बेच दिया गया। अब उस प्रॉपर्टी को जिसने खरीदा है उस बंदे का नाम हाजी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बात का ध्यान रखना, बंदे का नाम है हाजी अब्दुल गफूर। तो अगर अब्दुल गफूर को याद करोगे, अब्दुल गफूर को याद करोगे, तो आप जो प्रॉपर्टी खरीदी है जो अब नए मालिक साहब आए हैं इस प्रॉपर्टी के, जिन्होंने कोर्ट सेल किया उस प्रॉपर्टी को खरीदा, उनका नाम है अब्दुल गफूर साहब। ठीक है, उन्होंने इस प्रॉपर्टी को खरीदा, कंसीडरेशन देके खरीदा 22,300 रुपए उस जमाने में जाके दिए और फाइनली 1954 में आके उनके बारे में उनकी पेमेंट डील हो गई और उनके बारे में डिक्लेरेशन आ रही है कि भाई ये मालिक बच गया। परेशानी शुरू होती है अब जब ये हाजी अब्दुल गफूर साहब मालिक बन गए तो इनके पास क्या हुआ, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एएमसी का नोटिस आया और उसको खरीदने के बाद वो मालिक बच गए। उस नोटिस में लिखा था कि ये प्रॉपर्टी पर पिछले 4 सालों से टैक्स पे नहीं किया गया। बच्चे हमारी प्रॉपर्टी पर, हमारी लैंड प्रॉपर्टी पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स लेती है। ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि सर्विस देती है, जैसे रोड वगैरह को साफ रखना, बाकी जो जिम्मेदारियां होती है कॉर्पोरेशन की, तो वो उसके रिस्पांस में टैक्स कलेक्ट करती है लोकल लेवल पर। और ये जो टैक्स होता है ये आपको देना पड़ता है, काउंटी लायबिलिटी होती है। यही जो प्रॉपर्टी खरीदी है और ये टैक्स है ऑब्वियसली प्रॉपर्टी से अटैच होता है, किसी बंदे से अटैच नहीं होता, प्रॉपर्टी से अटैच होता है। ये प्रॉपर्टी का टैक्स है, ये घर है इसका टैक्स है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है जिस साहब ने खरीदी है इस प्रॉपर्टी के ऊपर कॉर्पोरेशन को, इस एएमसी को 4 साल से कोई टैक्स पे ही नहीं किया गया। तो मतलब पूरा पीरियड जब ओरिजिनल हाजी साहब से लेकर रिसीवर्स ने प्रॉपर्टी पे कब्जा किया और ये पूरा समय लगा उसका ऑक्शन कराने में, सेल कराने में, तो ये 3-4 साल का समय निकला है इन बिटवीन, उसमें किसी ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि इस प्रॉपर्टी का टैक्स नहीं दिया गया है। और जब अब्दुल गफूर साहब ने खरीदी प्रॉपर्टी तब उस पे आए तब कोई नोटिस हो रहे हैं कि भाई 4 साल से आपकी जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर टैक्स नहीं हुआ है। और जो अथॉरिटी ऑब्वियसली पूरी है, अब उसे में 4 सालों के थोड़ी बहुत की बात नहीं है। अब जो कॉर्पोरेशन है एएमसी है वो बता रही है, गफूर साहब बता रही है, वो कह रही है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी को टैक्स करूंगा क्योंकि ये टैक्सेस होते हैं, चार्ज होते हैं, या दे फॉलो इनटू कैटेगरी ऑफ चार्जेस ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब आपको देने के लिए प्रॉपर्टी से अटैच हो जाते हैं। सेक्शन 100 के अंदर आपको चार्ज पड़ा है, तो अभी देखो चार्ज कैटेगरी में तो उसी आधार पर जो कॉर्पोरेशन है बता रही है गफूर साहब कि देखो भाई हमारे टैक्सेस है, चार्जेस ऑफ द प्रॉपर्टी और उनको रिकवर करने के लिए हम आपकी प्रॉपर्टी का कब्जा भी कर सकते हैं और आपकी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। अब वो पैसा वसूलने के लिए सेक्शन 100 का चार्जेस को डिफाइन करता है, वो चार्जेस को इक्वेट करता है विद सिंपल मॉर्गेज। सिंपल वाली मॉर्गेज होती है उसके साथ, और सिंपल मॉर्गेज में देयर इज अ राइट विद मॉर्गेज कि अगर उसका पैसा ना दिया जाए तो वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकता है टू सैटिस्फाई हिज मॉर्गेज। तो वो कह रहे हैं कि आपने अगर हमारा टैक्स नहीं दिया तो मेरा चार्ज है आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर और मैं आपकी प्रॉपर्टी को सेल करके, कॉर्पोरेशन कह रही है गफूर साहब को कि मैं आपकी प्रॉपर्टी को सेल करके आपको खरीदी और इतना बड़ा पैसा खरीदने का बताया, उसको सेल करके मैं इसको वसूलूंगा, टैक्स को आपने टैक्स पे नहीं किया। तो ये गफूर साहब है, ये तो बड़े परेशान हो गए यार, ये क्या है, अभी मैंने इतना बड़ा अमाउंट इस प्रॉपर्टी को खरीद ली है, अब इतना बड़ा अमाउंट बोलने की टैक्सेस का पेंडिंग है, नहीं दूंगा तो मेरी प्रॉपर्टी बेच देंगे, ये क्या है बोला है। ऑब्वियसली यार कोई भी बंदा है, कोई भी ऐसी सिचुएशन में आएगा तो परेशान हो ही जाएगा। तो परेशान हो गए भाई साहब गफूर साहब बोले कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट में उन्होंने कहा कि ऐसा 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 सिचुएशन है। तो सबसे पहले तो कोर्ट ऑफ लॉ ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकार को एनालाइज किया, दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ द राइट ऑफ द कॉर्पोरेशन। जैसा वो बोल रही है कि वो प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी कब्जा कर सकते हैं, या उनके पास ये भी अधिकार है, उन्होंने पहले तो कॉर्पोरेशन के टैक्स लॉस वगैरह खाला, उनको खाने के बाद पता चला कि अमाउंट चार्जेस होती है, प्रॉपर्टी को चार्ज करके डाला जाता है। जब कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचा कि टैक्स को चार्ज करके डाला जाता है, फिर वो डीपीए है और डीपीए के अंदर चार्जेस की डेफिनेशन पड़ी अंडर सेक्शन 100। और चार्जेस का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि जहां पर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है जो किसी भी एक्ट ऑफ पार्टी की वजह से या ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से चार्ज क्रिएट करने के लिए जरूरी नहीं कि पार्टी से आपस में एग्री किया हो कि मेरी प्रॉपर्टी पे इतने पैसे का चार्ज है, इट कैन हैपन इवन बाय वे ऑफ लॉ। और ये म्युनिसिपल टैक्सेस है, दिस इज बाय वे ऑफ स्टैट्यूट। यहां पे एग्री नहीं किया गफूर साहब ने कि प्रॉपर्टी पे चार्ज लगा दो, बट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ वो चार्ज करने में सक्षम है। तो अगर किसी भी प्रॉपर्टी में ये एक्ट ऑफ पार्टी ऑपरेशन ऑफ लॉ किसी भी मनी के पेमेंट की सिक्योरिटी की तरह चार्ज क्रिएट किया जाता है तो सेक्शन 100 के अंदर गिरता है और रेस्पेक्टिव पार्टी के वही राइट्स होते हैं जो किसी नॉर्मल केस में सिंपल मॉर्गेज डिस्ट्रीब्यूशन उनके पास होते हैं। तो मतलब जब सेक्शन 100 पे एनालाइज किया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, तो एक बात तो उसको ये पता चल गई कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिस अधिकारों को एक्सरसाइज करने की बात कर रही है उसमें कोई गलती नहीं, उसके पास ये अधिकार है कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है, प्रॉपर्टी पे चार्ज है और ये जो अमाउंट टैक्सेस मांग रही है वो उसको रिकवर कर सकती है और उसके लिए वो प्रॉपर्टी पे कब्जा भी कर सकती है और प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है। तो पहला पॉइंट था वो तो भैया गफूर साहब के खिलाफ चला गया और कॉर्पोरेशन के क्या कहते हैं फेवर में चला गया। बट गफूर साहब कह रहे हैं यार ये हो क्या रहा है, मैं तो समझ नहीं पा रहा, इसमें मेरी क्या गलती है। चलो मान लिया कॉर्पोरेशन का चार्ज बनता है और मैं मानता हूं कि टैक्स पे करने चाहिए और मैं भी मानता हूं कि जिससे मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है, जब से मैं मालिक बना हूं, मैं उन चार्जेस को पे करने के लिए तैयार हूं और आगे भी करूंगा हमेशा। बट जैसा ये क्या लॉजिक है कि पिछले 4 सालों से किसी और की गलती की वजह से टैक्स नहीं पे किए गए, उनको मैं पे करूं और जब मैं पे ना करूं तो मेरी प्रॉपर्टी जाएगी, आज के समय पे तो मेरी प्रॉपर्टी है ना, किसी और का नुकसान नहीं हो रहा ना, वो तो मेरा ना उस रिसीवर का नुकसान हो रहा है ना उस कोर्ट का नुकसान हो रहा है जिसमें मैंने खरीदी प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तो इसमें मैं क्या करूं, मेरे को ये बताओ आप। तो वो
है और जिसके लिए हम इसकी सपोर्ट कर रहे हैं वो यही है। ये जो गफूर साहब हैं, क्या ये बोनाफाइड परचेजर की कैटेगरी में गिर सकते हैं? अगर वो बोनाफाइड परचेजर की कैटेगरी में गिर सकते हैं तो क्या उनको नोटिस था या नहीं था? इस बात की नोटिस की बात हो रही है, इस बात की नोटिस की बात हो रही है, इस म्युनिसिपल टैक्सेस के पेंडेंसी का। क्योंकि बच्चे जो हमारा सेक्शन 3 है और सेक्शन 3 ऑफ डीपीए में डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है, वहां पे ये बोला गया है कि जब भी हम इस बात को एनालाइज करते हैं कि किसी व्यक्ति को किसी चीज का नोटिस है या नहीं, उसमें हम नोटिस एज अ फैक्ट इंक्लूड करते हैं कि तथ्यों के आधार पर किसी को नोटिस था या नहीं, किसी को जानकारी थी या नहीं। बट उसमें एक और सिनेरियो कवर होता है जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस का लॉजिक क्या है? हर वो चीज जो किसी परचेजर या किसी भी व्यक्ति को पता होनी चाहिए थी या उसको पता करनी चाहिए थी, उसकी जिम्मेदारी थी और उसने भले ही नहीं की, मतलब सच्चाई है कि नहीं पता और उसे पता करनी चाहिए थी, तो ऐसी सिचुएशन में डिस्पाइट द फैक्ट कि रियलिटी में नहीं पता है, फिर भी हम उसमें वो नोटिस इंप्यूट करते हैं। और ये लड़ाई क्यों हो रही है कि नोटिस है या नहीं, इससे फर्क पड़ने वाला है, इससे फर्क पड़ने वाला है वही बोनाफाइड परचेजर के डिफेंस पर। क्योंकि कानून कहता है कि अगर आप बोनाफाइड परचेजर हो फॉर कंसीडरेशन पैसा देके आप बोनाफाइड परचेजर बने हो, और अगर आप बोनाफाइड परचेजर हो विदाउट नोटिस, मतलब ऐसी किसी लायबिलिटी का आपके पास नोटिस नहीं है, रियल नोटिस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस दोनों तरीके के नोटिस, मतलब ऐसी जानकारी आपको है भी नहीं और वो भी नहीं चाहिए, अगर ऐसी सिचुएशन है तो भाई परचेजर को बेनिफिट मिलेगा। मतलब अगर ये गफूर साहब बात को साबित कर पाए कि भाई ये बोनाफाइड परचेजर है और इन्होंने पैसा दिया है और इनको नोटिस था भी नहीं इस पेंडेंसी के बारे में और होना भी नहीं चाहिए था, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे बोनाफाइड परचेजर से रिकवरी नहीं की जा सकती। पर वही यही रूल है नोटिस का। पर वही अगर ये साबित हुआ ये जो बंदा है गफूर साहब है, ये है तो बोनाफाइड परचेजर, इन्होंने पैसा भी दिया है, बोनाफाइड परचेजर का सिचुएशन है, पर इनको नोटिस था या तो पता था एज अ फैक्ट पेंडेंसी के बारे में, या फिर भले पता नहीं था पर पता होना चाहिए था, मतलब कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाली सिचुएशन। अगर ऐसा है तो इनको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और इनको टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक काम करते हैं कानून में। लेट द बायर बी अवेयर, वैसे भी सेल्स गुड्स में चलती है ज्यादा, बट इट इज इक्वली एप्लीकेबल टू यूजर्स कि कोई भी जो व्यक्ति खरीदार है उसको जरूरी जानकारी एकत्रित करना उसकी खुद की जिम्मेदारी है। लेट द बायर बी अवेयर, और कोई भी व्यक्ति जो इसको इस जिम्मेदारी को नहीं निभाता है तो उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो भी उसके परिणाम होते हैं, वो उसी को भुगतने होते हैं। तो ऐसी कोई चीज है जिसके बारे में आपको जानकारी निकालनी चाहिए जो आपने नहीं निकाली और कल को वो चीज सामने आके खड़ी होगी, आपके सामने उसकी वजह से नुकसान हो रहा है, तो अब आप उसके पीछे नहीं आ सकते, क्योंकि दैट वाज समथिंग जिसके बारे में आपको पैसा डालने से पहले, प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले पता करना चाहिए था। अगर आपने नहीं किया है तो फिर भैया इट इज यू हु इज गोइंग टू बी रिस्पांसिबल फॉर। पर ऐसा नहीं है बच्चे कि हमारा कानून ये एक्सपेक्ट करता है कि हर परचेजर जो है वो शक्तिमान होगा, सुपरमैन होगा, जिसको हर चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नहीं, कंस्ट्रक्टिव नोटिस की लिमिट, एक लिमिट है कि कौन सी जानकारी को हम इंप्यूट करेंगे, किसी परचेजर पे कौन सी जानकारी को नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंदर केवल उन जानकारी को हम इंप्यूट करते हैं एज अ रिस्पांसिबिलिटी फैक्ट, ऐसा कोई स्टेटेड फॉर्मूला नहीं है लाइन की के अंदर, बट डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस, ऐसी जानकारियां तो बहुत ही एसेंशियल नेचर की है जो किसी भी व्यक्ति, जो समझदार व्यक्ति किसी भी प्रॉपर्टी पर पैसा डाल रहा है उसको पता होनी चाहिए, उसे पता करनी चाहिए। ऐसी जो जानकारियां वही हम कंस्ट्रक्टिव नोटिस में डालते हैं। ऐसा नहीं कोई भी जानकारी कितनी भी डीप हो, कितनी छुपी हुई हो, जिसके बारे में शायद किसी को शक नहीं हो, अब कल को वो आ गया तो हम कह रहे हैं कि इसको आपको पता होना चाहिए, नहीं, बिकॉज़ एवरी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड प्रॉपर्टी को पता नहीं है, स्टैंडिंग कर लेगा प्रॉपर्टी को ऊपर से नीचे तक, इसमें क्या कमी है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। दैट्स अ लिमिट, एक्सपेक्ट जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की वो बहुत ज्यादा नहीं है, छोटी सी है। ऐसी हर वो चीज जिसके बारे में समझदार व्यक्ति पता करता, जानकारी निकालता, तो वो आपको निकालनी चाहिए। तो लड़ाई बस इसी बात की है कि ये जो पेंडेंसी ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस है, क्या ये गफूर साहब को प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ये बात तो साबित हो गई है कि इनको एज अ फैक्ट इस बात की जानकारी नहीं थी, एज अ फैक्ट इनको इस बात की जानकारी नहीं थी, ये जो इनको नोटिस हुआ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से इस बात नहीं हुआ और किसी ने इनको पहले बताया भी नहीं था कि ऐसी कोई पेंडेंसी है, तो एज अ फैक्ट नोटिस को सर्कमस्टेंसेस के अंदर नहीं बनी है। जो पॉसिबिलिटी है वो केवल और केवल कौन से नोटिस की है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस की, कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस के चांसेस बन सकते हैं इस केस के अंदर, ये पॉसिबिलिटी है। पर वही है कि क्या ये जो पेंडेंसी ऑफ टैक्सेस है, क्या ये ऐसी सर्कमस्टेंस है जिसके बारे में इस परचेजर को एज अ प्रूडेंट मैन, एज अ जिम्मेदार व्यक्ति पता करना चाहिए था या नहीं? अगर पता करना चाहिए था तो भाई गफूर साहब के सामने रोएंगे, और अगर नहीं पता करना चाहिए था, नॉट समथिंग दैट वाज इन द एरिया ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, तो फिर उनकी जिम्मेदारी नहीं है भाई, किसी से भी वसूल करो, वो तो कभी से वसूल कभी से पैसा देके जब से उन्होंने प्रॉपर्टी को खरीदा। ठीक है, तो ये पूरा बच्चे सिनेरियो निकल के आ रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया ये चार्जेस की कैटेगरी में गिर रहा है, ये जो भी है तो पेंडेंसी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की चार्जेस फॉलो करती है डेफिनेशन ऑफ चार्जेस सेक्शन 100 के अंदर। और नॉर्मली ये माना जाता है कि हर एक जो बोनाफाइड परचेजर है कंसीडरेशन उसको किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले सही से पता कर लेना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चार्जेस तो है, चार्जेस तो नहीं है, और है तो कौन से पहले उसको बताया ना बताया। अगर बताया है तो नोटिस फैक्ट हो जाए, अगर कोई नहीं भी बताया उसकी उससे भी जिम्मेदारी है कि अपने लेवल पे सफिशिएंट इंक्वायरी करे कि जो प्रॉपर्टी जिसमें वो पैसा डालने जा रहा है उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, तो उस आधार पर वो उसमें हम लोग किसी ऐसी नॉलेज को इंप्यूट करेंगे। तो चार्ज के बारे में नॉर्मली जो कोर्ट अप्रोच रहता है वो ये रहता है कि किसी भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी के ऊपर लगे हुए चार्ज के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए, ये कोर्ट अप्रोच रहता है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। बट ये हमारी वाला केस है, ये कोई ऐसा नॉर्मल चार्ज नहीं है ना, ये कोई ऐसा चार्ज नहीं है जो एंड ऑफ पार्टी से लगा जिसके बारे में कोई एग्रीमेंट हो या कोई डील हो बिटवीन थर्ड पार्टी और जो ओरिजिनल परचेजर था ओरिजिनल ओनर था उसके बीच में। ये एक ऐसा चार्ज है ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू लगा हुआ है, जिसके लिए बहुत सारा ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं है, आपने टैक्स पे नहीं किया वो समय समय पे काउंट होता है, उसके बारे में कोई घोषणा नहीं होगी रहेगी पर उस समय पे काउंट होता है। तो ये भी यूनिक सिचुएशन है, थोड़ा सा अलग है बाकी सर्कमस्टेंसेस से, बाकी चार्ज की सिचुएशन से ये थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे फाइनली कोर्ट ने ये फैसला दिया कि इस केस के अंदर सारी सर्कमस्टेंसेस को एनालाइज करने के बाद ऐसा लगता है कि हमारी जो प्लेंटिफ साहब हैं, जो परचेजर साहब हैं, इन पे हम इस नॉलेज को इंप्यूट नहीं कर सकते कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो टैक्सेस हैं वो किस प्रॉपर्टी के ऊपर बर्डन हो रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल आदमी कोई आदमी खासकर जो किसी आम व्यक्ति से प्रॉपर्टी को नहीं खरीद रहा है, कोर्ट सेल में खरीद रहा है, कोर्ट के ऑप्शन में खरीद रहा है, तो कहां ऐसा सोचेगा, तो बहुत कम चांसेस है कि कोई व्यक्ति ऐसा शक नहीं होगा कि कोई प्रॉपर्टी को बिल्कुल लीगल तरीके से खरीद रहा है, लीगल रास्ते से खरीद रहा है, वहां पर लोगों ने ऐसी फरमाइश दे दी होगी कि 4-4 साल से टैक्स पे रखा हो। मतलब ये ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सर्कमस्टेंसेस नॉर्मल एक्सपेक्टेशन के अंदर नहीं होती, ये ऐसी चीज नहीं लगती है वहां पर इसको कंस्ट्रक्टिव नोटिस का वाइस में जानी चाहिए। ये बड़ा सरप्राइजिंग है, ऐसा नहीं हर केस में ऐसा होता है, यहाँ केस में हम देखेंगे 4-4 साल से पेंडेंसी बनी हुई है और खासकर जब ऐसी इस तरीके का परचेज रहा वो गाइडेड परचेज रहा तो वहां पे तो और सारा कॉन्फिडेंस आता है कि इस प्रॉपर्टी का कोई परेशानी नहीं होगी, यहाँ तो उल्टा निकला है। राइट, तो कोर्ट ने आखिर में यही फैसला दिया कि ये जो केस फैक्टर सर्कमस्टेंसेस है उसमें स्पेसिफाई नहीं लगा कि इस परचेजर में हम लोग ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस को इंप्यूट करें। इसलिए आपको बताइए नतीजा क्या होगा, नतीजा यही होगा कि हमारे जो परचेजर हैं वी शुड नॉट बी फोर्स्ड टू पे अपनी टैक्सेस उनके परचेज करने से पहले। ठीक है, जो हमारे परचेजर हैं उन्होंने अपनी तरफ से पूरी समझदारी दिखाई और अपनी तरफ से पूरी जो भी जरूरी जानकारी थी उसको इकट्ठा किया और उसके बाद ही प्रॉपर्टी का पैसे का। और ये जो म्युनिसिपल टैक्सेस की वाली बात है ये ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में उनके उनकी कोई ऐसी बात नहीं थी या वो नॉर्मली एक्सपेक्ट कर सकते थे या ऐसा कुछ सिचुएशन हो। फॉर दैट रीजन इस केस में जो ऑल इन ऑल फैसला रहा वो यही रहा कि डिस्पाइट काफी क्लोज केसेस को आपने क्लियर केस माना, तो यही चीज आपको सीखनी है। कई बार किसी केस का क्या नतीजा होगा वो कानून से ज्यादा निर्भर करता है उस केस के फैक्ट्स के ऊपर, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पर काफी क्लोज केस है क्योंकि देखो म्युनिसिपल टैक्सेस इज अ चार्ज और इट इज अ चार्ज विच इज बीइंग इम्पोज्ड बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो अगर मैं नॉर्मल कानून बोलूं, अगर स्पेशल सिचुएशन को एक बार साइड में हटा दूं और आगे बंद करके बोले कि चार्ज है किसी प्रॉपर्टी पर और कोई व्यक्ति चार्ज के बारे में जानकारी निकाले प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो सीधा सीधा रिजल्ट सही होना चाहिए था कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस इंप्यूट करना चाहिए था पार्टी को या प्रॉपर्टी खरीद रहे हो एटलीस्ट इंक्वायर अबाउट द चार्जेस ऑफ प्रॉपर्टी है खरीदने से पहले आपको किसी तरह की बताना पड़ता है। बट बिकॉज़ ऑफ टेक्निकल सर्कमस्टेंसेस इस केस के फैक्ट्स है उन्होंने तक को कर दिया क्योंकि यहाँ पे ये दो तीन फैक्टर है। एक एक्सपेक्टेशन ये बिल्कुल बहुत मुश्किल एक्सपेक्टेशन कोई व्यक्ति करेगा कि ऐसी सिचुएशन में 4-5 साल से टैक्स को पे नहीं किया गया, लेकिन एब्सेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन था तो मेन रीजन रहा इस फैसले का। और दूसरा ये रहा कि चार्ज चार्ज का सेक्शन 100 के साथ चार्ज डेफिनेशन दिया था बट दिस वाज नॉट नॉर्मल चार्ज, ये ऐसा चार्ज नहीं था बाय एक्ट ऑफ पार्टीज हुआ क्योंकि नॉर्मली बाय एक्ट ऑफ पार्टी चार्जेस क्रिएट होते हैं, इट बिकम्स ईजियर उनके बारे में जानकारी निकालना है, उनके बारे में पता होना। बट अगर कोई चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ लगा जा रहा है यू डोंट नो ना कहीं पे कैलकुलेशन होती जा रही है बंडल होता जा रहा है राइट, तो कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी के बारे में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं कौन कौन से नोटिस आ रहे हैं राइट, तो ऐसी सिचुएशन कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल होता है किसी व्यक्ति को जानकारी होगा जब तक ऑफिस में जाके विजिट करना है। बिकॉज़ ऑफ दीस टू पेक्युलर सर्कमस्टेंसेस आपको कोर्ट ने ये फैसला दिया जिसको हम देख रहे हैं जिसकी वजह से परचेजर बच तो गया बट हां काफी क्लोज केस है। आप जब भी फैसला लेंगे एक बात आपको सिखा रहा हूं ये बस फैसला लेने का काम नहीं है एज अ लॉ स्टूडेंट जब खास करके सर्विसेज जैसे एग्जाम में बैठे हैं तो हमसे ये एक्सपेक्टेशन है कि हम 2 लाइन 3 लाइन में फैसला लेंगे, हमारा ओवरव्यू होना चाहिए, हमारा एक ओपिनियन होना चाहिए उस फैसले के बारे में जो मैं ये बात कर रहा हूं ये आपको सीखना पड़ेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा, ये बच्चे की ओरिजिनलिटी होगी, यही होगा तो आपको सबसे अलग है। वरना फैसले तो आपसे कैसे होके जाएंगे क्योंकि लर्निंग सिस्टम से होगा ज्यादा हो गया आप जब ठीक है, यही सीखना
का कौन था? अंकल था। ये मोहम्मद मुस्तफा है जो मीर है और मोहम्मद ईसा उसके अंकल थे जो अपने ही अंकल के घर में ये किराए पे रहता था। तो ऐसी सिचुएशन है। फिर क्या हुआ? कहानी को देखो आगे कैसे कहानी बढ़ी। 1972 में अप्रैल के मंथ पर क्या हुआ? ये जो अंकल है उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी अपने नेफ्यू के सामने, मोहम्मद मुस्तफा के सामने कि वो जो घर है जिसमें मोहम्मद मुस्तफा किराए पे रहता है वो उस घर को बेचना चाहते हैं। अंकल कह रहे हैं कि मैं इस घर को बेचना चाहता हूं क्योंकि मुझे अर्जेंटली पैसे की जरूरत है। तो इस नेफ्यू ने कहा, मुस्तफा ने कहा क्या खरीदो? मैं खरीद लेता हूं आपसे घर। आपको कितने पैसे की जरूरत है बताओ, मैं खरीद लेता हूं। तो इन दोनों के बीच में डील हुई, मतलब एग्री किया गया कि जो हमारा मोहम्मद मुस्तफा है वो अपने अंकल की प्रॉपर्टी को परचेज करेगा और कंसीडरेशन अमाउंट रहेगा 20,000 20,000 रुपए की कंसीडरेशन। ये बच्चे एग्रीमेंट हुआ, दोनों पार्टी से पैसे पेमेंट नहीं हुआ। अभी दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि 20,000 रुपए में नेफ्यू प्रॉपर्टी खरीदा है फ्रॉम द अंकल, ठीक है। अब ये जो नेफ्यू है वो कह रहा था कि मेरे पास एक साथ 20,000 रुपए नहीं है, आप मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपको थोड़े से टाइम में 20,000 रुपए खरीद देता हूं और जैसे मैं वैसे सीधी पैसे डालेंगे। अंकल ने कहा ठीक है। फिर क्या हुआ? अंकल जो है वो भागे भागे आए इसके पास, मोहम्मद मुस्तफा के पास, और उन्होंने आके बोला कि मेरे को बहुत अर्जेंटली सब चौधरी कि मेरे को बहुत अर्जेंटली 7,000 रुपए की जरूरत है। 20,000 रुपए का एग्रीमेंट था, इसलिए 20,000 रुपए इकट्ठा करना मुस्तफा एकदम से अंकल एकदम से भाग पड़े और बोले कि मेरे को 7,000 रुपए की बहुत अर्जेंट जरूरत है, मेरे को दे दिया। तो मुस्तफा के पास 7,000 रुपए इकट्ठे हो गए उस समय तक, तो उसे 7,000 रुपए उठा के अंकल को दे दिए एज पार्ट ऑफ द कंसीडरेशन। अब कितने बचा? 14,000 रुपए 7,000 रुपए दे दिए। फिर क्या हुआ? अंकल का भैया क्या हुआ? फूल बन गया। जैसे उनके पास 7,000 रुपए आ गए उनके थोड़े से कलर चेंज हो गए। पहले तो मोहम्मद मुस्तफा बेचारा पैसे इकट्ठा करने लगा, तो बाकी 14,000 रुपए जैसे उसे 14,000 रुपए इकट्ठे कर दिए उसने अंकल को बोला कि चलो 14,000 रुपए ले लो और सीडी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अंकल ने रिस्पॉन्स नहीं कर दिया। फिर वो बेचारा बड़ा परेशान हो गया। मोहम्मद मुस्तफा के 7,000 रुपए चले गए, अभी फंसे पड़े हैं और वो अंकल करने को तैयार नहीं है, उसको एग्रीमेंट करनी है, सीडी एग्जीक्यूट करने को तैयार नहीं है। तो क्या किया? मोहम्मद मुस्तफा ने लीगल नोटिस सर्व करवाया इस पर अपने अंकल कि भाई आप एग्रीमेंट टू सेल से बंधे हुए हो, आपने कमिट किया है उस घर को बेचने के लिए, 20,000 रुपए की आपकी कमिटमेंट है, आई एम रेडी टू कंप्लाई विद इट, आप आओ और उसको कंप्लाई करो, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मान रहा है और बिल्कुल सही, आपकी जगह कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, एग्रीमेंट में साफ लिखा है और वो कह रहा है कि मैं रेडी हूं, इधर से 13,000 रुपए बचते हैं, 7,000 दे चुका हूं, उनको पे करके रेडी हूं और आप आओ और अपनी सीडी पे एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज मैं आपके खिलाफ इलेक्शन लूंगा, ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसके बारे में उसने लीगल नोटिस और रजिस्टर्ड लीगल नोटिस सर्व करवा दिया, ठीक है। ये किया उसने 10वें महीने में, ठीक है। अप्रैल में दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, जून में वो 7,000 रुपए खा लेंगे और फाइनली अक्टूबर के महीने में ये लीगल नोटिस सर्व करवाया फाइनली नेफ्यू को दिया अंकल। पर बच्चे इसी दौरान एक दिन नेफ्यू को पता चला कि अंकल तो बहुत चालाक निकले। अंकल ने क्या किया है कि वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच दिया। वो जो प्रॉपर्टी के बारे में एग्रीमेंट सेल किया था उसने उस प्रॉपर्टी को किसी और व्यक्ति को बेच दिया है। जो प्रॉपर्टी बेची गई है वो दो लोगों को बेची गई है, जॉइंट नेम है, वो दोनों माइनर्स हैं, बच्चे हैं और उनका पिता उस ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उनके पिता का नाम है आरिफ हुसैन। तो आरिफ हुसैन के बच्चों के नाम पर वो प्रॉपर्टी खरीदी गई। जैसे ही नेफ्यू को ये पता चली कि भाई उनसे भी पैसा लिया, उनके पेपर पे सीडी एग्जीक्यूट कर दिया, तो फिर तो मोहम्मद मुस्तफा ने हो गया, उसने कहा ये तो सारा सब होगा मेरे साथ, ये मेरी प्रॉपर्टी भी हाथ से जा रही है, मेरे पैसे भी रिटर्न हुए हैं। वो पहुंच गए कोर्ट में, जो हमारा नेफ्यू है वो कोर्ट पहुंच गया और उसने इनको तो अपने अंकल को डिफेंडेंट नंबर बनाया और ये जो बच्चे हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है उनको डिफेंडेंट नंबर 2 और 3 बनाया क्योंकि उनके खिलाफ भी तो ये भाई आप कैसे खरीद सकते हो प्रॉपर्टी, इसके बारे में एग्रीमेंट सेल हो चुका है। तो दैट वाज द बेसिक लॉजिक। तो इस केस में फाइनली क्वेश्चन वही था कि ये जो बच्चे हैं, ये जो माइनर्स हैं, बच्चों पे फोकस मत करना चाहिए, बच्चे के वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ट्रांजैक्शन उनके पिता को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये डिफेंडेंट नंबर 2 और 3 है, क्या ये बोनाफाइड परचेजर है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये बोनाफाइड परचेजर फॉर कंसीडरेशन है या नहीं, और तीसरी बात, ये बोनाफाइड परचेजर फॉर कंसीडरेशन विद नोटिस है या विदाउट नोटिस है। ये तीन चीजें होती है। पहले आपको साबित करना पड़ता है कि आप बोनाफाइड परचेजर हो या नहीं। यहाँ पे आपको साबित करना पड़ता है कि आप किसी तरीके से खरीदार को बेचने वाले व्यक्ति के साथ मिले हुए नहीं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को जानकारी हो इस प्रॉपर्टी के बारे में एग्रीमेंट सेल कर रहा है, अब ये दोनों मिल जाएं, विक्रेता और नया वाला खरीदार दोनों मिल जाएं, कि उससे पैसे हमने खा लिया, उसको बेवकूफ बनाते हैं, तुम्हारे फेवर में सेल कर देगा। तो ये जो होती है इसको हम बोलते हैं अल्यूसिव सेल, अल्यूसिव सेल। इसमें बेचने वाला को बदमाश है, खरीदने वाला भी बदमाश। तो ऐसे को तो कोई रील मिलता ही नहीं, उसको हम देखते ही नहीं, उसके फेवर में सेल होती है, वो जीरो ही मानी जाती है, उसमें कोई टेंशन नहीं। तो सबसे पहले लेवल पे आपको अपना बोनाफाइड प्रूफ करना होगा कि you are the bona fide purchaser। मतलब आपको इसकी षड्यंत्र की, आपकी बदमाशी की जानकारी नहीं थी और आप उसे बांट नहीं, ठीक है। अल्यूसिव सेल नहीं। तो सबसे पहले लेवल पे आपको अपना बोनाफाइड साबित करना पड़ता है कि you are the bona fide purchaser। परचेजर शब्द में ही इम्प्लाइड है, पर मैं दोबारा से लिख रहा हूं, इस बात में आपको ध्यान रखना है कि जो आपने खरीदी है प्रॉपर्टी वो विद कंसीडरेशन से खरीदी, मतलब पैसा देके खरीदी, इसमें फर्क पड़ता है। कोई प्रॉपर्टी भले ही जिस प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी मिल रही है वो मिला हुआ नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है, अगर वो प्रॉपर्टी उसको गिफ्ट के तौर पर मिल रही है तो उसके राइट्स कंपैरेटिवली कम होते हैं, उसके अधिकार कंपैरेटिवली कम होते हैं और उसके अधिकार हमेशा छूट जाएंगे ऐसे व्यक्ति के अधिकारों के बारे में जिसने उस प्रॉपर्टी के रिलेशन में कंसीडरेशन किया है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि बच्चे हैं गिफ्ट क्या होगा तो कोई टेंशन नहीं होगी, तो ये एग्रीमेंट टू सेल वाला है कि किसी किसी ट्रांजैक्शन में कंसीडरेशन पड़े, तो हमेशा नॉन कंसीडरेशन और कंसीडरेशन दिखती है। तो बोनाफाइड परचेजर के साथ आपको केस लड़ना है, टक्कर देनी है, तो आपको ये साबित करना पड़ता है कि you are the purchaser for consideration। तो दूसरे लेवल का आपको ये देखना पड़ता है कि आपने पैसा दिया है इन रिटर्न ऑफ द प्रॉपर्टी। और आखिरी बात आती है नोटिस और नॉन नोटिस वाली, या बोनाफाइड परचेजर विद कंसीडरेशन विद नोटिस हो या फिर विदाउट नोटिस। नोटिस के बारे में इसके बारे में ऑब्जेक्शन होगा, इसके किस बात के नोटिस के बारे में क्वेश्चन होगा कि किस व्यक्ति को जो बोनाफाइड परचेजर फॉर कंसीडरेशन है जिसको इस एग्रीमेंट टू सेल के बारे में जो एक्सिस्टिंग एग्रीमेंट टू सेल था उनमें क्या कहते हैं अंकल और नेफ्यू में उसके बारे में नोटिस आया नहीं। अगर नोटिस था तो गड़बड़ हो जाएगी, या अगर नोटिस होना चाहिए था कंस्ट्रक्टिव नोटिस तो भी गड़बड़ हो जाएगी, अगर नोटिस नहीं था नहीं होना चाहिए था तो फिर फाइल के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। तो दैट इज हाउ द लॉ लुक्स, ऐसे तरीके से काम करता है। तो इसमें इशू ये होगा कि ऐसी सिचुएशन है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस है। अब देखो केस के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चे इस केस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हमें खासा ध्यान देना है। इसमें देखो बाकी सर्कमस्टेंसेस तो वही है कि कोई भी परचेजर है उसको प्रॉपर्टी के रिलेशन में सफिशिएंट इंक्वायरी करनी चाहिए जिसके अंदर इंक्लूड होता है ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड ट्रांजैक्शन उस प्रॉपर्टी के बारे में हो, कहीं वो प्रॉपर्टी किसी और व्यक्ति को कमिट तो नहीं है। तो दीज आर सर्कमस्टेंसेस दैट कम इनटू द पिक्चर। बट यहाँ पे बच्चे एक सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत अलग है, जिसकी वजह से ये केस थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे बच्चे जो बंदा है ये एग्रीमेंट सेल वाला जो नेफ्यू है इसके साथ एग्रीमेंट सेल तो है ही, पर ये बंदा भाई उस प्रॉपर्टी में रह भी तो रहा है। जो सब्जेक्ट मैटर है प्रॉपर्टी सेल का, एग्रीमेंट सेल और बाकी सेल का जो डिफरेंट नंबर 3 उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में ऐसा कह रहा है, जो नेफ्यू है ऐसा कह रहा है कि मैं प्रॉपर्टी के पोजीशन में हूं। और जब भी बच्चे पोजीशन की बात आती है ना, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी कि कोई प्रॉपर्टी है जो सब्जेक्ट मैटर है किसी भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन का, अगर उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में है कोई बंदा तो उस पोजीशन के रिलेशन में उस खरीदने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारियां कुछ बढ़ जाती हैं। अगर आप सेक्शन 3 को देखो, सेक्शन 3 के अंदर आप नोटिस का डेफिनेशन पाओगे और नोटिस की डेफिनेशन के अंदर आप देखना बच्चे एक्सप्लेनेशन नंबर 2। ये एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है नोटिस की डेफिनेशन का, वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस डिफाइन करते हुए बोलता है कि हर कोई व्यक्ति जो किसी भी प्रॉपर्टी से डील कर रहा है और अगर उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में कोई बंदा है, इस खरीदार की जिम्मेदारी होती है कि उस बंदे से जो पोजीशन में है उससे सफिशिएंट इंक्वायरी कर ले कि वो किस हद से उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में है। तो अगर आप किसी प्रॉपर्टी को खरीद रहे हो और वो प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के कब्जे में है इन व्हाटएवर कैपेसिटी, ये आपकी जिम्मेदारी होती है एज ए खरीदार कि आप सफिशिएंट इंक्वायरी कर लो उस व्यक्ति से जो कब्जे में है कि उसका क्या आगे उस कब्जे में रहेगा, कि वो एज ए टीनेजर है, एज ए क्राइडर है, एज ए लेसी है, या फिर वो कहीं अपना मालिकाना हक तो नहीं दिखा रहा है। ये जिम्मेदारी होती है पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो कल को अगर उस पोजीशन वाला व्यक्ति कोई लायबल क्लेम रेज करता है कि भाई मैं मालिक हूं, मेरा कब्जा था जो आपने प्रॉपर्टी खरीदा वो मालिकाना हक के तौर पर था, तो फिर आपको उसका खामियाजा करना पड़ेगा, बिकॉज़ इट वाज योर रिस्पांसिबिलिटी। आप किसी प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो और उस पोजीशन में कोई है तो ड्यू इंक्वायरी कर लो भाई वो किस हद से है, ठीक है, टीनेजर के हक से है या फिर अपना ही मालिकाना हक जताना चाह रहा है। पर यहां पर बच्चे एक और बड़ी परेशानी है, अगर बच्चे ये वाला प्रिंसिपल लग जाता तो बच्चे कोई डाउट ही नहीं था कि केस की जजमेंट मोहम्मद मुस्तफा के ही फेवर में आती। अगर ये पोजीशन वाली बात साबित हो जाती ना तो कोई डाउट ही नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हो पास है विजिटेड प्रॉपर्टी आप देखते हैं कि वहां पे मोहम्मद मुस्तफा रह रहा है तो आप इंक्वायरी करनी चाहिए कि वो आप किस हद से रह रहे हो और आप उससे आपको पता चल जाता है कि उसके फेवर में एग्रीमेंट सेल कर रहा है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या हुई बच्चे, ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है ना सब्जेक्ट मैटर है एग्रीमेंट सेल और सेल ट्रांजैक्शन का, वो प्रॉपर्टी थोड़ी सी बड़ी है, उसका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है। और ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो बंदा है ये हमारा रिलेटिव है, उस प्रॉपर्टी में रहता है, पर उस प्रॉपर्टी के केवल एक छोटे से हिस्से में रहता है, लगभग एक छठे हिस्से में रहता है। उस प्रॉपर्टी में इसके अलावा 6 किराएदार और रहते हैं। ये सिचुएशन है, बड़ी मतलब तकलीफ की परिस्थिति बन के आ रही है कि भाई है तो पोजीशन में पर पूरी प्रॉपर्टी के पोजीशन में नहीं है, प्रॉपर्टी केवल एक हिस्से में है। विद इन फैक्ट उसके अलावा बाकी के कई सारी चीजें उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में है, 3 किराएदार है जो उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में है, मालिकाना केवल यही जता रहा है एग्रीमेंट सेल के आधार पर, बाकी तो किराएदार है पर इससे ज्यादा है। अब देखो कोर्ट ने कैसे सर्कमस्टेंस में कैसा फैसला दिया। कोर्ट ने सबसे पहले तो बोला कि बात बिल्कुल सही है, ये जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है उसके उसूल के अंदर जो हमारा एक्सप्लेनेशन 2 है सेक्शन 3 का वो बड़ा इंपॉर्टेंट देगा, वो बाइंडिंग होता है किसी भी बंदे पर जो भी उसको खरीद रहा है। पर कोई भी बंदा जो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 पे रिलाई करता है कि सारा प्रॉपर्टी के पोजीशन में है, उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में तभी माना जाएगा अगर वो प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली उसके कंट्रोल में है, मतलब वो उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में है इन टोटल। किसी प्रॉपर्टी के जो सब्जेक्ट मैटर है डिस्प्यूट का उसके किसी छोटे से हिस्से के पोजीशन में होना सफिशिएंट नहीं होगा एक्सप्लेनेशन नंबर 2 को ट्रिगर करने के लिए। प्रॉपर्टी का पोजीशन एज पर एक्सप्लेनेशन नंबर 2 की पोजीशन ऑफ
डिसीजन लिया कि हम कितनी बड़ी जिम्मेदारी पोस्ट करते हैं किसी खरीदार पर कि हर एक बंदे से जाके पूछेगा भाई क्या कर सकते हो, आप खास करके 6-7 लोग अलग-अलग तरीके से प्रॉपर्टी पोजीशन तो हम कितनी बड़ी जिम्मेदारी पोस्ट कि हर एक व्यक्ति से प्रॉपर्टी मौजूद है जाके पूछेगा आप भी सकते हो, आप भी सकते हो, आप भी सकते हो। अरे यहाँ पे केवल एक बंदा होता है उसकी एक्सक्लूसिव पोजीशन होती है और फिर जानकारी मिलेगी तो समझ में आता। बट मैं सच सिचुएशन में पोजीशन डिवाइडेड अमंग डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पर्संस और जो पर्टिकुलर प्लेटिव उसके फेवर में छोटा सा हिस्सा केवल तो यहाँ पर टिकट एक्सप्लेनेशन नंबर थोड़ा सा अनजस्टिफाइड लगा। फॉर द रीजन कोर्ट ने ये माना ये परचेजर्स है ये बोनाफाइड परचेजर थे कोई यूज नहीं था विद कंसीडरेशन ऐसा किया था एंड इट वाज विदाउट नोटिस क्योंकि पास ऐसा फैक्ट नोटिस नहीं था क्योंकि किसी ने बताया और कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रिंसिपल पे नहीं लगाया जा सका जो मैंने आपको बताया पोजीशन वाली सिचुएशन में। ठीक है तो दिस वाज द जजमेंट ऑफ मोहम्मद मुस्तफा वर्सेस मोहम्मद इसा केस निकल के आती है ऑल डिपेंडेंट ऑन एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ऑफ डेफिनेशन ऑफ नोटिस जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया इन सिचुएशंस ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। एक्सप्लेनेशन को बड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे चांसेस है कि आपसे कोई प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें इस पोजीशन को ही आधार बनाया जाए कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। अगर ऐसा हुआ है तो दिस वुड बी जो आपको सबसे पहले लिखना होगा और वहां पे पोजीशन को डिफाइन करने के लिए कितना पोजीशन सफिशिएंट माना जा सकता है या नहीं वहां पर आपके लिए बच्चे कंपास की तरह काम करें। मुझे जल्दी से बताओ ऑल क्लियर अबाउट दिस क्लियर है सभी लोग समझ में आया है ऑल क्लियर बच्चे कहीं कोई परेशानी कोई दिक्कत समझ में आ गया कोई क्वेश्चन आएगा तो करोगे तैयार रहना बच्चे ठीक है these are all the points जो आने ही आने हैं बिल्कुल 4-5 बार पढ़ के सुन के दिमाग में बिठा लो। नाउ मूविंग टू द लास्ट केस आखिरी केस 10 मिनट खत्म हो जाएगा पता नहीं कब तक। इस केस का नाम है बच्चे एच एन नारायण स्वामी नायडू वर्सेस श्रीमती दिव्या वर्मा। मैंने इस केस में कोई केस लिया था मैंने इसको जबरदस्ती निकाला है क्योंकि इसके फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है और सिर्फ पॉइंट निकल के आ रहा है पूरी सीखने लायक है। एक भी कर्नाटक हाई कोर्ट का ठीक है तो ये भी याद रखना सुप्रीम कोर्ट का कर्नाटक का है और 1981 जजमेंट का वैलिडिटी नया है बाकी दोनों जजमेंट ठीक है। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है उसको समझते हैं। यहां पे क्या हुआ कि एक महिला है वो महिला कोर्ट के सामने आके केस फाइल कर रही है और उसका केस क्या है उसका केस ये है कि एक व्यक्ति है जो डिफेंडेंट नंबर 1 उसको बनाया उसने और उसकी माताजी प्लेटिफ ये कहना है कि डिफेंडेंट नंबर 1 है और उसकी माताजी है वो दोनों प्लेटिफ के पास आए थे और उनको पैसों की जरूरत थी और वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहे थे। तो प्लेटिफ ने क्या किया था उस प्रॉपर्टी को खरीदा था उसको परचेज किया था और ये परचेज किया था प्लेटिफ ने ये एब्सोल्यूट ट्रांजैक्शन नहीं था ये जो माताजी थी और ये डिफेंडेंट का कुछ लगा था उस प्रॉपर्टी से वो दोनों के पैसे को लेकर मजबूरी थी और उस प्रॉपर्टी को बेचना पड़ा था पर वो बेचना नहीं चाहते थे। तो इसलिए दोनों के बीच में प्लेटिफ एक तरफ डिफेंडेंट एक तरफ दोनों ने ये किया था कि उस प्रॉपर्टी को खरीद तो लिया है प्लेटिफ ले रही है उस प्रॉपर्टी को और पैसे भी दे रही है। पर अगर ये जो लोग हैं जो माताजी और डिफेंडेंट है अगर ये उस पैसे को बिना इंटरेस्ट वापस कर देते हैं 6 महीने के बाद और 12 महीने होने से पहले मतलब पैसा देने के 6 महीने के बाद और 12 महीने पूरे होने से पहले अगर पैसा रिटर्न कर दिया जाता है माताजी द्वारा डिफेंडेंट द्वारा तो प्लेटिफ क्या करेगी उस प्रॉपर्टी को वापस से कन्वे कर देगी इनके फेवर में क्योंकि उसका पैसा वापस आ गया और उसका इंटरेस्ट वापस आ गया और प्रॉपर्टी को वापस दे दी। तो है बच्चों से ट्रांजैक्शन ऑडियंस नहीं है पैसा का है बच्चों से ट्रांजैक्शन थोड़ा सा सुनने में लगता है कि कंडीशनल सेल वाला मॉडल है पर उसमें मत जाना क्योंकि कोर्ट ने उसका कहीं नाम नहीं लिया ठीक है तो उसको कंफ्यूजन मत करना इसको सेल ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट करो दिमाग में भी और ध्यान से। तो सेल ट्रांजैक्शन है विद कंडीशन कि भाई उसको रीपरचेज किया जा सकता है 6 महीने से लेकर 12 महीने के अंदर पेमेंट किया जाता है। तो क्या वो बच्चे परेशानी हो गई कि प्लेटिफ का कहना है कि माताजी है जो डिफेंडेंट है ये फिर से आई उनके पास कुछ दिनों बाद उनको और पैसों की जरूरत थी उन्होंने कहा कि ये तो हक है हमारे फेवर में कि हम 6 से 12 महीने के बीच में आपको पैसा देंगे तो आप वो प्रॉपर्टी को वापस करोगे इस हक को भी मैं आपको बेचने को तैयार मतलब अब ऐसी परिस्थिति हो जाएगी कि वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी परमानेंटली हम पैसा देके भी उसको वापस ले पाएंगे। ये तो राइट टू रिकन्वेंस है हमारे फेवर में कि हम 6 से 12 महीने के बीच में पेमेंट के प्रॉपर्टी दे सकते हैं हम उसको भी बेचने को तैयार हैं आपको। और प्लेटिफ का कहना है कि उस हक को भी उन्होंने बेचा और बदले में पैसे लिए। अब ये डिस्प्यूट पॉइंट है क्योंकि डिफेंडेंट और उसकी माता कह रही है ऐसा नहीं कि उन्होंने उस हक को नहीं बेचा है उन्होंने केवल प्रॉपर्टी बेचा था और रिकन्वेंस राइट उनके फेवर में था। ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि माताजी ने और इस बच्चे ने इस डिफेंडेंट ने क्या किया है उस हक को राइट टू रिकन्वेंस को किसी थर्ड पर्सन को बेच दिया अपने पास ये रखा है किसी थर्ड पर्सन को बेच दिया और अब उस थर्ड पर्सन के पास ये अधिकार आ गया कि वो तो पैसा इस डिफेंडेंट ने और माताजी ने उधार लिया था मतलब उसका ट्रांजैक्शन के थ्रू लिया था अगर वो उसको वापस कर देता है प्लेटिफ को 6 से 12 महीने के बीच में तो प्लेटिफ को प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी उस थर्ड पर्सन को। तो लड़ाई इस बात की है प्लेटिफ कह रहा है कि प्लेटिफ कह रही है कि रिकन्वेंस राइट है उसी को बेच दिया डिफेंडेंट ने और माताजी ने और वो थर्ड पर्सन को कह रहा है कि रिकन्वेंस राइट मुझे बेचा है डिफेंडेंट ने और माताजी ने। तो डिफेंडेंट और माताजी को निकल लिए लड़ाई हो रही है थर्ड पर्सन और प्लेटिफ में और ये तो पूरा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है नोटिस और नोटिस का ये किसी थर्ड पर्सन के रिलेशन में हो रहा है यही तो थर्ड पर्सन है क्योंकि इसने पैसा देके उसको खरीदा है और वो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ है। तो सवाल हमारे सामने ये है कि जो व्यक्ति है जिसने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है उसने उस हक को खरीदा है जो 6 से 12 महीने के बीच में पैसा देके प्रॉपर्टी को पा सकता है क्या उसकी क्या क्या जिम्मेदारी थी जानकारी निकालने की उस प्रॉपर्टी के रिलेशन में जिस प्रॉपर्टी के बारे में उसने उस हक को खरीदा है इस तरीके का नोटिस किस तरीके का कंस्ट्रक्टिव नोटिस उसको यूज कर सकते हैं ये जिम्मेदारी है। तो वही चीज हम देखेंगे कि क्या वो बोनाफाइड परचेजर है उस राइट टू रिकन्वेंस का कहीं वो मिला हुआ तो नहीं है माता के साथ डिफेंडेंट के साथ डिफीट करने के लिए राइट इसमें कोर्ट ने नतीजा पता कि हां बोनाफाइड परचेजर है। दूसरा क्या वो बोनाफाइड परचेजर फॉर कंसीडरेशन है या उसने पैसा दिया राइट टू रिकन्वेंस के बदले में हां कोर्ट ने कहा हां उसने पैसा दिया है। अब आते हैं तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात पे क्या वो बोनाफाइड परचेजर फॉर कंसीडरेशन विद नोटिस है या फिर विदाउट नोटिस है क्योंकि अगर वो विद नोटिस है तो उसका हार जाएगा प्लेटिफ जीत जाएगा और अगर वो विदाउट नोटिस है तो उसको कोई गलती नहीं और प्लेटिफ को प्रॉपर्टी को उस प्रॉपर्टी को ऑन पेमेंट वापस करना पड़ेगा। तो ऑल डिपेंड्स इट वाज विद नोटिस और विदाउट नोटिस जहां तक बात फैक्चुअल नोटिस की है कि सही में ऐसा तथ्य नोटिस था या नहीं यहां पे कोर्ट ने पता किया ऐसा तथ्य नोटिस नहीं था। हां ये बात पता थी कि उस प्रॉपर्टी को उस प्लेटिफ के पास बेचा गया है ऑब्वियसली और ये हक है कि 6 महीने से 12 महीने में प्रॉपर्टी वापस किया जाता है उससे आगे की जानकारी नहीं जो डिपेंडेंट ने माता के राइट टू रिकन्वेंस की उसको बेचा गया या नहीं इसके बारे में फैक्चुअल नोटिस नहीं था। अब सवाल ये है कि फैक्चुअल नोटिस नहीं था तो क्या कंस्ट्रक्टिव नोटिस कोई पोस्ट कर सकते हैं ऐसे बोनाफाइड परचेजर के ऊपर जो ये राइट टू रिकन्वेंस कर रहा है। अब अगर आप किसी व्यक्ति पे कंस्ट्रक्टिव नोटिस पोस्ट करोगे तो उसका कुछ आधार होना चाहिए ना आपको कुछ तो लॉजिक लगाना पड़ेगा नीड समथिंग उसकी सिचुएशन उसको इंपोज करने के लिए ठीक है। तो देखो क्या क्या लॉजिक लगा रहा है कोर्ट ऑफ लॉ किस आधार पर कंस्ट्रक्टिव नोटिस को इंपोज कर रहा है। देखो यहां पर ये जो प्लेटिफ है जिसको प्रॉपर्टी बेची गई है विद राइट टू वापस किया जा सकता है वो जो प्लेटिफ है उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में है और जैसे मैं बोलता हूं कि उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में है तो आपके दिमाग में क्या हिट करना चाहिए वही तो हमने पिछले केस में मोहम्मद मुस्तफा का क्या एक्सप्लेनेशन नंबर 2 जो नोटिस का डेफिनेशन है उसका एक्सप्लेनेशन नंबर 2 और वो क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी रिमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा है या उसमें कोई भी हक अपना जता रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो सफिशिएंट जानकारी लेता है किसी भी व्यक्ति से जो उस प्रॉपर्टी के एक्चुअल पोजीशन में होता है। और यहां पे वो वाली परेशानी नहीं है मोहम्मद मुस्तफा वाली केस में कई सारे लोग पोजीशन में थे यहां पे प्लेटिफ केवल छोटे से पोजीशन में यहां पे प्लेटिफ है एक्सक्लूसिव पोजीशन में वो अकेली पोजीशन में प्रॉपर्टी है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर कैसे कि भाई ये जो परचेजर है जिसने राइट टू रिकन्वेंस खरीदा है क्या इसकी जिम्मेदारी थी प्लेटिफ के पास जाने की और पता करने की कि वो किस हिसाब से पोजीशन में है मतलब क्या ये जिम्मेदारी थी इस परचेजर की उस प्लेटिफ से जाके पूछने की कि क्या उसके फेवर में वो प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली है या फिर लिमिटेड है वो राइट टू रिकन्वेंस बनी हुई है ये पूछना चाहिए था या नहीं। तो कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचा इस केस के अंदर आखिरी में कि भाई कंसीडरिंग ऑल द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस इस केस की ये बात बिल्कुल लॉजिकल है इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी ऑन एनी राइट ओवर इमूवेबल प्रॉपर्टी और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन में कोई व्यक्ति है इट इज योर सोल रिस्पांसिबिलिटी कि आप उस व्यक्ति से इंक्वायरी करो व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द राइट ऑफ दैट पर्सन उस प्रॉपर्टी में होने का। और क्योंकि इस केस में ये बात पता होते हुए इंपॉर्टेंट है ये बात पता होते हुए कि ताकि नेटिव पोजीशन इस बंदे ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की और इनफैक्ट ये नॉर्मल केस है राइट टू रिकन्वेंस का केस है और अगर राइट टू रिकन्वेंस खरीदा है वो तो ऑब्वियसली ओरिजिनल डीड हुई है ओरिजिनल सेल ट्रांजैक्शन उसको आपने देखा ही होगा और बच्चे ओरिजिनल सेल ट्रांजैक्शन है उसके अंदर एक क्लॉज था जो बड़ा महत्वपूर्ण था जिसमें लिखा गया था कि प्लेटिफ का जो भी खर्चा होगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो पोजीशन है जो भी खर्चा होगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसका भुगतान करना पड़ेगा उस डिपेंडेंट को जो प्रॉपर्टी को रीकन्वे करवाएगा 6 महीने के बाद पैसा वापस करेगा। तो रीकन्वेंस पर कुछ कंडीशंस भी लगा दी थी उस ओरिजिनल सेल डीड के अंदर कि भाई जो भी एक्सपेंसेस होंगे इस परचेजर के वो पे करके करेगा और तभी रीकन्वे करेगा प्रॉपर्टी। तो ये भी एक ऐसा क्लॉज है किसी व्यक्ति को मजबूर करेगा कि भाई राइट टू रिकन्वेंस खरीदा किसी व्यक्ति का और अगर मेरे को रीकन्वे करवानी पड़ेगी प्रॉपर्टी और ऐसा क्लॉज लिखा हुआ है कि पैसा देना पड़ेगा खर्च है तो ऑब्वियसली एक बात जाके पूछूंगा ना उससे पूछूंगा जाने की उसने क्या कहता है उस प्रॉपर्टी को परचेज करना हो ये मेरे को प्रॉपर्टी कितनी पड़ी मेरे पैसा राइट टू रिकन्वेंस के लिए अब मेरे को कितना पैसा देना पड़ेगा एक्सपेंसेस का तो कोई भी लॉजिकल बंदा होता कोई समझदार होता वो जाता पता करता टाइटल के बारे में पता करता और एक्सपेंसेस के बारे में पता करता और यहां पर ऐसा नहीं किया गया तो सरकार कौन देगा आपको। तो ये एक पहला ऐसा केस है जिसमें कंस्ट्रक्टिव नोटिस के आधार पर कोर्ट ने क्या लिया कि भाई ये बोनाफाइड परचेजर है ये भले ही विद कंसीडरेशन हो बट ये विदाउट नोटिस नहीं आप विदाउट फैक्चुअल नोटिस वाले हो पर विदाउट कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं और कंस्ट्रक्टिव नोटिस सफिशिएंट है इसको लाइबल बनाने के लिए ऑन बोथ ऑफ द ग्राउंड्स कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि अगर ये प्लेटिफ राइट टू कन्वे उसके फेवर में किया गया है इसको प्रूव कर पाती है तो ये थर्ड पर्सन का राइट है उसको रिकन्वेंस करना है इसको क्लेम कर रहा है उसको खत्म हो जाएगा उसका ओवर पावर हो जाएगा भाई का क्योंकि हमने उससे जिम्मेदारी नहीं दिखाया उस राइट ऑफ रिकन्वेंस को खरीदने से पहले। ठीक है तो दिस वाज इट। हमें जल्दी से बताओ समझ में आया कि राइट ऑफ रिकन्वेंस कैसे हुआ क्या क्या जिम्मेदारियां
बताऊं, अब यू ऑल क्लियर अबाउट दिस? तो क्या आपने तीन केसेस पढ़े, ऑल अबाउट द कांसेप्ट ऑफ नोटिस एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसको बिल्कुल मिस ना करें, कोशिश करें